Assalamu everybody. Welcome to the MCQ session. Sorry, I know it's really late right now, but I think we can still work it out and inshallah, review the important concepts. If you have any problems, we can discuss those. And I'm here. All right. So, kar lete hain. All right. So I'll just wait for everybody to join in, and then we can start. Assalamu alaikum, Tayyab. Assalamualaikum, Mohit. I have a few questions that I would like to discuss. I would like to solve with you guys. So that is what I'm planning on doing. These are many different questions that I've collected, that I've assigned to students. बहुत से आप लोगों ने शायद किए भी होंगे, but we can still work on those. ताकि किसी का कोई concept है. And of course, you guys can send me questions on WhatsApp. I'll be happy to solve them for you. और explain कर दूँ. Yeah. So अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो feel free to share them. WhatsApp पे भेज दें. That would be fine. अस्सलाम वालेकुम Hassan, sorry. अस्सलाम वालेकुम मरियम, अस्सलाम वालेकुम ज़ैफ़ा. अस्सलाम वालेकुम मरियम, अस्सलाम वालेकुम तैयब. Important points, important concepts जो है ना, they are far too many for me to cover them right now. या अगर हम उसमें जाएंगे भी तो it is possible कि हम लोग इग्नोर कर लेंगे बहुत सी चीज़ों को या भूल जाएंगे बहुत सी चीज़ों को. So पहले तो मैं सिलेबस का ओवरव्यू करना चाहता हूँ. आई वुड गो ओवर इम्पोर्टेंट थिंग्स जो भी सिलेबस में हमारे पास हैं, जो हमें एमसीक्यूज में वो टेस्ट करता है. एंड आई वुड लाइक टू गो ओवर कि इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं, कौन सी बातें जो हम यूजुअली भूल जाते हैं या जो हमारे ज़हन में नहीं होती. Alright, so I'm going to start from organic chemistry. Yeah, assalamu alaikum. Yeah. So again, if you have any questions, feel free to send them to me. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं ना हमारे पास, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ मेजर चंक ऑफ द एमसीक्यूज. सो उसमें पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज के डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का यूज क्या होता है. ओके, सो ये चीज पहली जो आपको पता होनी चाहिए और वो बड़ी जरूरी है. ठीक है, कि डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स हैं लेकिन उन हाइड्रोकार्बन्स का इस्तेमाल क्या. जैसे देयर इज अ फ्रैक्शन नैफ्था. अब नैफ्था को वो यूज करता है और वो 2-3 लफ्ज यूज करता है उसके लिए. वो कहता है कि नैफ्था इज यूज्ड एज फीड स्टॉक. ठीक है, अब फीड स्टॉक का मतलब क्या है. फीड स्टॉक का मतलब ये होता है कि यू यूज दिस फ्रैक्शन टू मेक अदर कंपाउंड्स. सो फॉर एग्जांपल यू माइट हैव हर्ड ऑफ क्रैकिंग, राइट. So cracking में we take a hydrocarbon, we break it down using a catalyst and we make a new one, right? Or couple of new ones, or even hydrogen, we can just get that one. अब उसमें क्या होता है कि फीड स्टॉक का मतलब ये कि वही नैफ्था हम यूज करें और उससे हम ये बना रहे हैं. Alright, so naphtha is used for cracking. Naphtha is used to make alkenes. Naphtha is used to get hydrogen. बाकी alkenes भी कर सकते हैं, but we use naphtha क्योंकि इसको as a fuel हम इतना ज़्यादा यूज नहीं करते. Yes, Musfa, I will upload this video right after this. और बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और क्रूड ऑयल में से जो चीजें निकलती हैं उनमें से हम नैफ्था को यूज करते हैं टू मेक ऑल ऑफ देम. अच्छा, उसके बाद ये कि हमारे पास ऑयल है. ऑयल के 2 यूजेस हैं एंड दे आर बोथ कंपीटिंग यूजेस. व्हाट दैट मींस इज कि एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम क्रूड ऑयल लें, उसमें उसको रिफाइन करें, उसको एज अ फ्यूल यूज करें. दैट इज वन ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन इज वी कैन मेक different chemicals, different organic compounds from there. These organic compounds are used in drug manufacturing. These save lives, obviously. These are used to make different containers. These are used to make paints. These are used to make plastic जितना भी हमारे पास होता है. These are used to बहुत सी चीजें हैं जिनमें ये यूज होता है. तो हमारे पास क्रूड ऑयल जो है उसके 2 यूजेस हैं. एक ऑप्शन है कि आप उसको रिफाइन करते हैं, ठीक है, एंड देन यू यूज इट एज अ फ्यूल. And the other is that you basically do cracking or use it as a feedstock and you make organic compounds from it. And those organic compounds, we use them all the time. ठीक है, वो कपड़ों से लेके दवाइयों तक
हर चीज में यूज होते हैं. सो वी हैव टू कंपीटिंग यूजेस ऑफ क्रूड ऑयल और थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम क्रूड ऑयल. सो हमें उसका पता होना चाहिए कि कौन सा बेहतर है, किसका क्या एडवांटेज है. फॉर एग्जांपल फ्यूल का डिसएडवांटेज ये है दैट creates uh, it creates greenhouse gases. Those greenhouse gases will obviously affect climate change. So climate change is the harmful effect of that. Similarly, cracking का नुकसान क्या है कि organic compounds में से बहुत से organic compounds are non-biodegradable. When they're non-biodegradable, that means they will cause pollution. They will cause damage to the environment. Landfill sites को fill करने में वो सारा कुछ होगा. So advantages exist, but also there are disadvantages. अब हम आ जाते हैं alkanes के ऊपर. ठीक है. So ये दो important points हैं. I'm not going over the whole syllabus. It is too vast to review right now. But अगर आपका कोई question है, I'll be happy to help. Share that question with me. All right. So in alkanes, the first and foremost important thing that you need to know is कि alkanes का obviously general formula क्या होता है? CnH2n plus 2. All right. That is one thing. इसको एक और तरह से हम सोच सकते हैं. We can think of this as CnH2n, which is obviously alkenes, और उसके साथ हम दो हाइड्रोजन और लगा देते हैं. ठीक है. So that is another perspective on the same general formula, that you take the alkene and you add hydrogen to it. तो add का लफ्ज important है, addition. So there are two competing reactions. एक reaction है substitution. ठीक है. ये reaction होता है alkanes में, और दूसरी साइड पे हमारे पास है alkenes. So एग्जामिनर क्या करता है कि आपको इन दोनों के अंदर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है. So substitution है और दूसरी साइड पे हमारे पास है addition reaction. So we have these two reactions. अब इनमें what you need to remember that how are they making these compounds is that substitution is that we add or substitute, replace one hydrogen at a time. ठीक है. तो कोई भी एक हाइड्रोजन एक टाइम पे रिप्लेस कर देते हैं. What do we replace it with? We can replace it with any atom. We can replace it with a functional group. We can replace it with a group of atoms. For example, I have this thing. Now I want to, let's suppose, say that there is a chlorine here. I'm not writing the hydrogen. Now this chlorine, because it is only on the one hydrogen, कि उसकी जगह पर ही आया, this is clearly made from substitution. ठीक है. अब addition क्या होती है? Addition is when you add to two adjacent carbon atoms. इस बात का क्या मतलब है? So when you add to two adjacent carbon atoms, that is addition. अब इसका मतलब ये है कि for example, I have this thing and I get chlorine here and chlorine here. Now this is on two adjacent carbon atoms, तो ये addition से ही हुआ होगा. But अगर मेरे पास ये इस तरह से आ जाता है तो ये substitution से ही हुआ है, because chlorine is on the same carbon. It's not on the adjacent carbons. I'm not saying कि adjacent carbon पे substitution से नहीं आ सकता, but वो आ सकता है. लेकिन हमारे O levels IGCSE में जो वो पूछता है मेन चीज वो यही है कि डिफरेंशिएट करें कौन सी चीज एडिशन से बनी, कौन सी चीज सब्स्टिट्यूशन से बनी. अब उसमें आपको लॉन्ग चेन दे देता है. लेट्स सपोज हमारे पास ये एक कंपाउंड है और वो आपसे कहता है कि ये तीन क्लोरीन एटम है, या चलो 4 क्लोरीन एटम है. लेट मी लेबल देम. दिस इज A, this is B, this is C, and this is D. Now the question is, which two of these are formed or added or put into the, let me rephrase. Which two of these chlorine atoms are in the compound through addition? Which two chlorine atoms come in the compound through addition? ठीक है. So अब इसका आंसर क्या होगा? Let's suppose हमें पता है कि addition is when chlorines are added to adjacent carbons. Chlorines are added, two atoms added to adjacent carbons, साथ वाले carbons में. तो अगर हम A को देखें ना, इस क्लोरीन के साथ वाला ये कार्बन है, लेकिन उसके साथ वाले कार्बन में कुछ भी नहीं है. एडजेसेंट कार्बन्स पे क्लोरीन नहीं है यहाँ पे. सो ये वाला A जो है ये सब्स्टिट्यूशन से आया है, ये एडिशन से नहीं आया.
लेकिन अगर मैं इन दोनों कार्बन्स को देखता हूं तो इस एक कार्बन पे ये क्लोरीन है और इस कार्बन पे ये क्लोरीन है, तो B and D are a pair that were added through addition. Similarly, you can also argue कि अच्छा C भी तो इसी पे है, तो you can say कि C and D are a pair that were added through addition. But अगर मैं आपसे पूछूं कि B and C pair कैसे बना होगा, so because they are not on adjacent carbons, दोनों एक ही कार्बन एटम पे हैं, तो ये सब्स्टिट्यूशन से बना है. अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि A and C आपस में कैसे बना, तो they are coming from substitution because they are not on adjacent carbon. तो ये एक पॉइंट है जो वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है सब्स्टिट्यूशन और एडिशन के डिफरेंस में, कि आपके पास the chlorine atom should come to adjacent carbons, not on the same carbon or not on carbon that are further away from each other. अच्छा, अगला एक क्वेश्चन जो बहुत मिसकंसेप्शन समटाइम्स स्टूडेंट्स को होता है कि कंबशन होती है कि नहीं होती. तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंबशन होती है. हमारी गाड़ी है, गाड़ी को आग लग जाती है. अब गाड़ी में तो मेटल है, लेकिन देयर इज मोर देन 40% ऑफ द मटेरियल इन द कार दैट इज ऑर्गेनिक, तो उसको आग लगती है. इट एक्ट्स एज अ फ्यूल. ऑलराइट, I'm not talking about the fuel in there. I'm talking about the seats, the steering wheel. I'm talking about the dashboard, the mats. वो सारे का सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो उसको आग लग जाती है. लेकिन अगर उस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सूट या वाटर प्रोड्यूस करता है, स्टीम प्रोड्यूस करता है. सो अगर आपके सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन इफ यू बर्न इट, इट विल डेफिनेटली बर्न. यू जस्ट नीड इनफ एक्टिवेशन एनर्जी. And yeah, so that will burn and this will react with oxygen, make carbon dioxide, water and steam basically. And if there's not enough oxygen, limited oxygen, so it can produce carbon monoxide and steam. It can produce pure carbon, which will be the black thing in the smoke, and water. But it cannot produce any other thing. But if you have other things, like sometimes you can get a compound that has chlorine in there. So let's suppose हमारे पास C2H5Cl आ जाता है. ये बर्न करके क्या बनेगा, ये बर्न करके हमें टॉक्सिक फ्यूम्स देगा. कोई भी हेलोजन अगर उसके अंदर है, इट विल बर्न टू प्रोड्यूस एसिड और अदर टॉक्सिक कंपाउंड्स. ओके, सो कंबशन ऑफ दीज थिंग्स. सिमिलरली कोल को जब बर्न करते हैं, तो कोल की कंबशन में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. अब वो सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आया? इट इज पार्ट ऑफ द इम्प्योरिटी इन द कोल दैट यू हैव. सो सल्फर डाइऑक्साइड का एक सोर्स इज कि आप जब फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, उसमें इंप्योरिटीज होती हैं, उनसे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है. ठीक है, सो दैट इज अनदर पॉइंट जो समटाइम्स वो हमसे पूछता है और उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. अच्छा, एक और टर्म है जो कि अनसैचुरेटेड होती है. दिस अनसैचुरेटेड थिंग कैन डू एडिशन. ओके, पॉली अनसैचुरेटेड थिंग can do multiple additions. Polyunsaturated का मतलब it has many double bonds, so multiple additions हो सकती हैं. But polymer cannot do addition. Reason, polymers don't have double bond जो addition polymers होते हैं. हाँ, अगर आपको उसमें double bond नजर आ रही है, अगर कोई ऐसा polymer आ जाता है जिसमें double bond exist करती है, that will do the addition. So remember, it is the double bond between carbon and carbon that makes addition possible. Polymers that we make through addition, they don't have that double bond anymore. आपके पास ये था monomer, इससे जब polymerization किया, you broke the double bond and you have added other units there, and that is why it will not do addition. It can do substitution, it will not do addition. तो ये ज़हन में रखना. अस्सलाम वालेकुम. All right, so that is also something that examiner loves to test you on, कि confuse होते हैं कि नहीं होते. Similarly, हमारे पास उसके बाद आ जाते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का फर्क कैसे पता लगता है. तो that is aqueous bromine. Bromine will go orange to colorless if there is a double bond, and if there is not, तो वो color change नहीं होता. So alkenes भी combustion करते हैं, polymerization करते हैं, और उनके steam के साथ, bromine के साथ, हाइड्रोजन के साथ, acids के साथ addition reactions हो सकते हैं, although acids वाले हमारे syllabus में नहीं है. Alright. Similarly, polyunsaturated का अगर मैं आपसे पूछूं कि food product है और उसमें polyunsaturated है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये that it has many double bonds.
ठीक है, एंड इट कैन डू एडिशन, तो हम उसमें हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल, वो पॉलीअनसैचुरेटेड होता है, यू कैन ऐड हाइड्रोजन, मेक मार्जरीन. ऑलराइट, सिमिलरली अल्कोहल्स में हमारे पास OH होता है. अल्कोहल्स में एग्जामिनर आपको कहाँ कंफ्यूज करता है? Alcohol may remember that you don't have OH minus, that is not present. Okay, OH minus is not present in these. It is the OH function group that is present. Yes, Iman. Sir, can you repeat what you said directly after double bond is required for addition wala part? Yeah, Polyunsaturated se pehle. I was saying that it is the double bond that is responsible for addition. And if you have broken the double bond, then addition can't happen. So addition polymers are made by breaking the bond. That means those addition polymers cannot do addition anymore. And this is an example. Polythene is an example of that. You also have Teflon. You also have vinyl chloride, polyvinyl chloride. Those are three things जो कि इससे बनती हैं और उनके uses आपको आने चाहिए. अच्छा, alcohols में I was saying that OH minus ion is not present. The examiner loves to confuse you on this कि OH minus ion इसके अंदर है. Zainab, I'll talk about reactivity series right after organic chemistry. Don't worry. Okay. Carbon is below aluminum in there. Okay, so OH minus ion is not present in alcohols. It is the OH functional group, which is neutral. तो इसका मतलब है कि alcohols don't have charges in them. They are not ionic. Examiner आपको इस पे confuse करने की कोशिश करता है. Somebody is asking that example of polyunsaturated. So let me give an example. Let's suppose मेरे पास ये एक ऐसा polymer आ जाता है. ठीक है? So ये मेरे पास एक polymer है और this thing is being repeated. Okay, so right now this is a polyunsaturated polymer. ये polymer है, बिल्कुल है, पर इसमें डबल बॉन्ड भी है, तो this can do further addition. ठीक है, तो polyunsaturated क्यों है? Because it has many carbon-carbon double bonds. Carbon-carbon double bonds matter, not carbon-oxygen double bonds. Okay. Bromine water test is really simple. Bromine water test is that if you pass anything with the carbon-carbon double bond in it, bromine adds to that. और उसको टेस्ट कैसे करते हैं कि हम orange to colorless change देखते हैं. अगर वो change हो रही है तो इसका मतलब है कि वो unsaturated था. अगर change नहीं हो रही तो उसका मतलब है उसमें double bond नहीं था. ठीक है? So that is what you get. Yes, thank you, Mohammed. I'm happy that it helped you out. Everybody should read the fact sheet that I've shared. उसमें काफी important points हैं और उसको एक दो दफा read करेंगे तो वो सारे revise हो जाएंगे. All right. Yes, Hassan. Yes, Hassan. You can ask a सर जो आप question. बात कर रहे थे ब्रोमीन से, वो तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन के लिए है ना वो टेस्ट, क्योंकि As उन्होंने long as you have carbon-carbon double bond, it will work. सर वो एक्वस एथेनॉइक एसिड के लिए नहीं था, वो मैंने देखा मार्किंग स्कीम में जब Ethanoic acid does not have carbon-carbon double bond. It has carbon-oxygen double bond. Carbon-carbon double bond जब होगी ओ तब ओके वो चलेगा. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वो इथेनॉइक एसिड दे देता है, नाउ दैट इज समथिंग यू माइट हैव नॉट सीन, बट इथेनॉइक एसिड ये चीज होती है. सर वो आ तो नहीं सकता ना? नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज द टेस्ट दैट यू आर हैविंग हियर इज नॉट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड. ये अब इथेनॉइक एसिड आपके सामने है, इसमें दो डबल बॉन्ड्स हैं, एक ये डबल बॉन्ड है और एक ये डबल बॉन्ड है. अब एग्जामिनर आपको इस पे क्वेश्चन क्या दे सकता है कि जी दिस वाज पास थ्रू ब्रोमीन वाटर, और वो आपको दो कंपाउंड्स देता है और आपसे पूछता है कि लेट्स आप बताएं इनमें से कौन सा बनेगा. सो लेट मी मेक दिस क्वेश्चन अप. आई एम जस्ट मेकिंग दिस अप. ये पासवर्ड का क्वेश्चन नहीं है. सो लेट्स सपोज हमारे पास एक ये कंपाउंड आ जाता है, एक ये कंपाउंड आ जाता है, सॉरी is it the same one? Sorry. हाँ,
ये किया जाता है, और एक हमारे पास आ जाता है कहाँ से आएगा, हाँ okay. So I have four compounds here, A, B, C, D. Examiner says which of these is produced when it is passed through what you call, क्या बोलेंगे उसे, अच्छा इथेनॉइक एसिड इस तरह एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, माय बैड। अच्छा खैर, बट स्टिल द क्वेश्चन रिमेन्स, आप मुझे बताएं इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि बन सकता है इफ आई पास दिस थिंग, लेट्स सपोज इट एग्जिस्ट, इसको मैं पास थ्रू करता हूँ उससे, forget it, my bad. Acha. So basically the point I wanted to make was that the double bond between carbon-carbon atoms, that is what is broken up, and it is not the one between carbon and oxygen. जब आप कोई भी ब्रोमीन वगैरह उसमें से ऐड करते हो, so for example अगर हमारे पास let's suppose ये प्रोपिनोइक एसिड होता, basically इथेनॉइक एसिड एग्जिस्ट नहीं करता, I just realized it. Let's suppose ये होता, और इसको मैं ब्रोमीन वाटर से पास थ्रू करता हूँ, so what will happen? Basically, this double bond is what is broken up. And this double bond, the one in red, is not affected at all. Because हमारे पास carbon-carbon double bond is what decides कि कौन सी चीज poly unsaturated या वैसे unsaturated है. It is not going to talk about any other thing, not any other carbon-oxygen double bond. अच्छा, फैक्ट शीट का लिंक चाहिए, मैं आपको अभी लिंक भेज देता हूँ. अच्छा, किसी और के पास कोई अभी के लिए क्वेश्चन है, पूछ लें. मैंने आपको भेजा मोल्स का क्वेश्चन है, वो करा सकते हैं. I'll get to those questions. ठीक है, बिल्कुल इसके सर ऑर्गेनिक के बाद. जी पूछें. सर वो एस्टर कुछ होते हैं सर जिसमें एस्टर को नेम करना पड़ता है और काफी लंबा कंडेंस फॉर्मूला. ठीक है, आई नो एस्टर्स को नेम करने में काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है. आई एम जस्ट गेटिंग टू एस्टर्स. कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आपको जो बातें पता होनी चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनता कैसे. तो एथेनॉल एथेनोइक एसिड बनाएगा, प्रोपेनॉल प्रोपेनोइक एसिड बनाएगा. एग्जामिनर आपके से कैसे टेस्ट करता है कि देयर वाज दिस एमसीक्यू जिसमें उसने कहा कि ये कंपाउंड है और उसकी डिफरेंट ऑप्शंस थी, जिनमें से एक ऑप्शन थी कि दिस वाज मेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल. अब जब आप जल्दी में पढ़ रहे होते हो ना, तो आप एक छोटी सी वर्ड को नहीं फोकस करते, आप कहते हो वो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑक्सीडेशन से बनता है, अल्कोहल भी है, ये आंसर होगा. But notice that it has 1, 2, 3 carbons, which means that it is only made by oxidizing 3 carbon वाला alcohol. Propanol ये कभी भी ethanol से नहीं बन सकता डायरेक्टली. ठीक है, डायरेक्टली एथेनॉल से नहीं बन सकता, इनडायरेक्टली तो हम बना सकते हैं, हमारे पास तरीके होते हैं, बट डायरेक्टली इसको बनाने का हमारे पास कोई मेथड नहीं है. अच्छा, अब अल्कोहल को बनाने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं, लेकिन एक मेथड सिर्फ एथेनॉल के लिए. सो अल्कोहल बनाने के 2 मेथड्स हैं, बट एथेनॉल इज द ओनली वन फॉर व्हिच दीज आर 2 मेथड्स. बाकी सब अल्कोहल्स को बनाने के लिए हमारे पास O लेवल IGCSE में एक ही मेथड है, एंड दैट इज that you use KMnO4, which is an oxidizing agent. So KMnO4 will oxidize any alcohol that you have, but उससे हमारे पास ये डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे. और अल्कोहल बनाने के लिए हमारे पास कौन से 2 मेथड्स हैं, एक है स्टीम के एडिशन टू द एल्कीन और दूसरी है फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज. सो इससे हमारे पास ये बनता है. ऑलराइट, अच्छा, अब लेट्स सपोज एक बच्चा ही काम करता है कि वो कहता है जी विनेगर को जब टेस्ट किया तो उसमें से एथेनोइक एसिड निकला, तो क्यों निकला. ठीक है, डेफिनेटली होता ये है कि विनेगर में एथेनोइक एसिड होता है. कहाँ से आता है, अल्कोहल को. ठीक है, जब आप बैक्टीरियल जब आप उसको ऑक्सीडाइज करते हो बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन, तो उससे विनेगर बन जाता है, और वो विनेगर जो है वो एथेनोइक एसिड होता है प्राइमरीली. तो इसका मतलब हुआ कि यू कैन यूज एथेनॉल, और उस एथेनॉल को या तो आप KMnO4 से ऑक्सीडाइज करें और एथेनोइक एसिड बना लें, या फिर आप बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन करें और उससे एथेनोइक एसिड बना लें. तो इसका मतलब क्या हुआ, एथेनॉल इज अ स्पेशल थिंग बिकॉज उसको बनाने के लिए भी 2 मेथड है और उससे एथेनोइक एसिड बनाने के भी 2 मेथड है. एंड दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी अदर एसिड और अल्कोहल पेयर. कंफ्यूज तो नहीं हो गए, समझ आया.
So oxidation can be done by KMnO4 and bacterial oxidation. ठीक है, दो हमारे पास methods हैं. Alright, okay. Moving on, polymers पे हमारे पास questions आते हैं. Polymers में हमारे पास वो हमें ट्रिक करने की कोशिश करता है linkages के ऊपर. मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे पास condensation polymers होते हैं. तो हमारे पास तीन linkages हैं. First is this one, second is this one, third is this one. Pay attention. This first one can be called amide or peptide. If it is amide, it is present in nylon. If it is peptide, it's present in proteins. This one is ether linkage, oxide linkage. इसका नाम हमारे syllabus में नहीं है, but this is present in carbohydrates. Remember this. And this one is present in esters, जैसे polyesters जितने भी हैं, क्योंकि ये ester linkage है. तो ये present होती है fats में और टेरेलीन में. टेरेलीन is basically one kind of polyester that we use. अब इसमें एक चीज आप नोट करोगे that all of them have carbon in them, except for, all the polymers that are made from this, they will have carbon in them. क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन होगा. एस्टर है, कार्बन तो लिंकेज में भी है, वैसे भी होगा. पेप्टाइड है, एमाइड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बन तो होगा, हाइड्रोजन भी होगा. But nitrogen is present in only one of them. This linkage, only this one has nitrogen in it. और इसके ऊपर MCQ आ सकता है कि आपके पास नाइलॉन और प्रोटीन है जिसमें नाइट्रोजन होता है, वो आपको डिफरेंट पेयर्स दे देगा. वो कहेगा जी प्रोटीन एंड टेरेलीन हैव नाइट्रोजन. ऐसा नहीं है. टेरेलीन has ester linkage and that has the other linkage. One way you can identify that टेरेलीन is different from fat is by knowing कि जो भी मैन मेड होगा ना उसमें लिंकेज स्विच करेगी. जो भी मैन मेड होगा उसमें लिंकेज स्विच करेगी. सो अगर मैन मेड पॉलीएस्टर है ना तो उसकी लिंकेज ऐसी होगी. लेफ्ट साइड पे OCCO स्विच कर गया, OCCO. अच्छा, if you have man-made amide linkage, then it will be like this. Notice that it starts at CN, then NA, NC, CN, NC, switch कर गया. Man-made में हमेशा ये होगा. अच्छा, IGCSE में वो ये बॉक्सेस नहीं देता, वो इनकी जगह पे कुछ और कार्बन वगैरह लगा देता है. आपने उसको इग्नोर कर दिया. You have to focus on the linkage and notice the order of linkage. अगर स्विच हो रही है तो मैनमेड है, अगर स्विच नहीं हो रही तो नेचुरल है. नेचुरल में हमारे पास फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, उस पर तो स्विच क्या ही होना है उसने, और प्रोटीन है, और दूसरे में टेरेलीन और नाइलॉन है. उनके यूजेस आपको बताना चाहिए. नाइलॉन का यूज है, ये सारे फाइबर्स होते हैं तो इनके यूजेस हैं क्लोथिंग में, कर्टन्स वगैरह बनाने में, फिशिंग लाइन बनाने में, पैराशूट में, स्लीपिंग बैग बनाने में. ये सारे यूजेस हैं इनके जो आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए. नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, दे आर डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ, तो उसका एक इशू है. एक टर्म है पॉलीसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है कि poly means many, saccharide I think means sugar. So starch is a polysaccharide. Okay, it has many carbohydrate parts in there. Sugars बहुत ज्यादा होती हैं उससे, लेकिन जब वो सिंप्लीफाई होता है तो उससे हमारे पास शुगर ही बनती है, ग्लूकोज ही बनता है, और ग्लूकोज उसका मोनोमर होता है. सो इन सब के मोनोमर्स में यहाँ पे लिख देता हूँ. नाइलॉन का मोनोमर क्या होगा? डाईएमाइन डाईकार्बोक्सिल. नाम नहीं पूछेगा वो. प्रोटीन का मोनोमर वो पूछेगा और वो है अमाइनो एसिड्स, because they have amine group in them and they have acid group in them, और उससे वो ये करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल शुगर्स होती हैं जिनमें से ग्लूकोज इज वन ऑफ देम. सबका ग्लूकोज नहीं होता, बट ग्लूकोज इज वन ऑफ देम. इट्स सिंपल शुगर्स. एंड फैट्स, दे आर मेड फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स. तो ये हमारे पास इसके मोनोमर्स हैं और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं. राइट, अच्छा. बाकी ऑब्वियसली इनको जब आप हाइड्रोलाइज करते हो तो ये मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. हाइड्रोलाइज मीन एसिड की प्रेजेंस में आप इनको वाटर ऐड करते हो. यस वलीद. सर ये रिपीट कर देंगे सर कि मैन मेड और उसमें फर्क. मैन मेड और उसमें फर्क सिंपल सा है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. लेट्स सपोज हमें वो ये एक पॉलीमर का स्ट्रक्चर आ गया.
This one, और ये इस तरह चलता जा रहा है, for example, this one is going to be natural. Why? Because if you notice, then this is, I'm just reading the linkage. Carbon, oxygen, carbon, oxygen, carbon, oxygen, not switching. When it's not switching, it's natural. But this one, if I look at this one, तो ये ऐसे करके होगा. इसको अगर मैं रीड करता हूँ, OCCO स्विच कर गया, OCCOOC switch कर रहा है. If it is switching, it's man-made. If it's not switching, it is natural. Okay, I hope you understand this. Question तो पूछ लो. नहीं सर, ठीक है. ठीक है. Students are asking what should we revise this. अभी तो I'm here till 12 o'clock. तो अगर आपको नींद आ रही है या आपने जाना है, perfectly fine, कोई इशू नहीं है. Just make sure कि वो आप फैक्ट शीट को पढ़ लो, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें जो याद आने वाली हैं. और अगर वो भी नहीं पढ़ना ना, तो फिर सिलेबस खोलो. सिलेबस में 3 वर्ड्स हैं: स्टेट, आइडेंटिफाई, ठीक है, और तीसरा कौन सा था, डिस्क्राइब. गो टू योर सिलेबस, सर्च दीज वर्ड्स. जहां जहां ये लफ्ज है ना, वो लाइनें पढ़ लो, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये बातें याद करने वाली. ठीक है, एग्जामिनर आपसे इनके ऊपर पूछता है. अब लास्ट थिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज हाउ यू नेम एस्टर्स. सो एस्टर्स को याद करने के लिए या बनाने के लिए आपको क्या बताना चाहिए. एस्टर के नाम में ना 2 हिस्से हैं. जैसे मेरा नाम है अहमद बुखारी, मेरे नाम में 2 हिस्से हैं, अहमद एंड बुखारी. अहमद मेरा नाम है, बुखारी मेरी फैमिली नेम है, दोनों कंबाइन करेंगे तो मैं बन गया. अच्छा, अब दैट आइडेंटिफाइज मी. एस्टर को कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो. एस्टर के नाम के 2 हिस्से. I'll give you an example. मेरे पास एक सिंपल सा है, इथाइल एथेनोएट. 2 नाम है ना. एथेनोएट टेल्स मी द एसिड जिससे ये बना है. इथाइल टेल्स मी द अल्कोहल जिससे ये बना है. ठीक है. Each part of the name identifies a certain thing about the compound. अल्कोहल से इथाइल आया, एसिड से एथेनोएट आया. अब ये हम इस तरह से क्यों करते हैं. आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग पढ़ी है ना. मैं आपको एक कंपाउंड देता हूं, ये है. इसको आप क्या बोलोगे. आप इसका नाम रखोगे क्लोरो इथेन. क्यों. इथेन इसके कार्बन चेन की बात कर रहा है और क्लोरो इसकी ब्रांच की बात कर रहा है. जहां कार्बन चेन खत्म होती है, उसके आगे वाली चीज का नाम हम पहले बता देते हैं कि यार कार्बन चेन के बाद क्लोरो है, और वैसे कार्बन चेन में 2 कार्बन है. अब इथाइल एथेनोएट में क्या होगा. लुक एट द स्ट्रक्चर. मैंने एस्टर लिंकेज, ये है ना, एस्टर लिंकेज वाली देखते हैं कि कार्बन चेन क्या कर रही है. 1 2 एंड देन द कार्बन चेन ब्रेक्स. तो कार्बन चेन में 2 हैं तो ये एथेनोएट है, और उसके आगे 2 हैं, वो ब्रांच है. ये पूरा ब्रांच है, बिकॉज इट्स नॉट इन द मेन चेन. ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, नॉट इन द एस्टर वाली चेन. तो ये ब्रांच है और इसलिए इसका नाम पहले लिखा एथाइल. लेकिन वी डोंट हैव टू गेट इनटू दैट, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे. जिस तरह जिसने याद किया है बस याद रखो. जस्ट रिमेंबर वन मोर थिंग, that the ethanoid part comes from the acid and ethyl part comes from the alcohol. So I'm going to give you one alcohol and one. So I have this alcohol and I have this carboxylic acid. Now, those who attended my class on organic chemistry, उनको याद होगा इनको बनाने का एक तरीका होता है RCJ. वो वैसे तो पेपर 2 में आता है, पेपर 1 में नहीं आता. वो आपसे पूछता है कि मुझे बताएं कि इनसे कौन सा एस्टर बनता है. ठीक है. तो आपने सोचना है कि अल्कोहल एसिड इस तरह से नाम आता है. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें आपके पास अल्कोहल कौन सा. मेथ, 1 कार्बन. सो मेथाइल. हाउ डू यू नेम एन एस्टर. अल्कोहल एसिड. सो अल्कोहल है मेथ वाला, तो मेथाइल. और एसिड है 3 वाला, प्रोप, सो प्रोपेनोएट. एंड देयर यू गो. अच्छा, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं. मैं कहता हूं इथाइल
मेथनोएट किससे बना है? So again, alcohol acid, that's how you name it. So this is coming from the alcohol, so that must be ethanol. This must come from the acid, methanoic acid. There you go. That's how you name these esters and other organic compounds. All right, so that is the important things. Those are all the important things that they're going to test you on organic. Yes. Can you do the esters in formula form once? Esters in formula, sure. Acha, usme you have to identify. Waleed, I'll get to your question in a bit. So let's suppose I have this. If you get this, then what I would suggest is that look at the thing that is joined with the oxygen. एक चीज होगी जो COO के साथ होगी और एक चीज होगी जो खाली ऑक्सीजन वाली साइड पे. The thing that is on the side of oxygen, that is alcohol. The thing that is on the side of COO, that is from the acid. And how do you break them down? Here, जो दोनों ऑक्सीजन होंगे ना उनके बीच में हाफ कर दो. You will see one thing is joined with CO and one thing is joined with O. ठीक है? अच्छा, इसको एक और तरह से आप देख सकते हो. CO वाली चीज एसिड है, OC वाली चीज अल्कोहल है. Do you see this? OC, CO. So OC is alcohol, CO is acid. सही बीच में से करना है. दोनों ऑक्सीजन के सेंटर से काट देना है इसको, जो भी एस्टर मिलेगा. And the thing with CO is acid and OC is alcohol. Waleed, what question did you have? Acha. Hassan, you had a question on moles. Can you send that? Okay. Question number 8. I can't read it. Can you send it again, please? Okay, so I'll try to copy the question. So the question has given us 2HCl plus CaCO3 makes CaCl2 plus H2O plus CO2. अच्छा, अब वो पूछता है what is the maximum volume of carbon dioxide? This is moles per question, लेकिन ठीक है कर लेते हैं. That can be collected at room temperature and pressure using 25 cm cube of 1 mole per dm cube HCl and 25 gram CaCO3. Okay, so this is not just a question of moles, it is also including the limiting factor. अच्छा, तो अब इसको हम करते हैं. सबसे पहले limiting factor है. आपको कैसे पता लगता है कि limiting factor का question? When information is given for both reactants. If information, ये important point है, याद रखें, that if information of both reactants is given, it is a limiting reactant question. तो limiting reactant को सबसे पहले आपने निकालना है. Limiting reactant कौन सा होता है? Which runs out first. So जरा देख लेते हैं. HCl की number of moles हैं N equal to Cv. That's going to be 25 over 1000 times 1, 0.025. Okay, and 25 grams calcium carbonate moles is going to be number of moles is mass over MR. That's going to be 25 over 100, 0.25. Okay, so we can see that one is 0.25 and the other is 0.025. And what's the mole ratio? Let's see. So the mole ratio is 2 to 1. That means if you have 0.25 calcium carbonate, you will need double HCl, which is 0.5. You don't have that. You have 0.025. बहुत कम है. So this is the limiting reactant. And the moment you get the limiting reactant, you ignore everything else. जी वलीद. सर फिर से रिपीट कर देंगे सर कि OC कौन सा है और CO मतलब शॉर्टकट. Sure. CO is the one with acid. OC is the one with alcohol. You break it from the middle, जो COO वाली है,
और उसको आपने देख लेना है, ठीक है? यस राफिक। सर एक परसेंटेज यील्ड का भी सवाल करा सकते हैं? मैं करा देता हूँ। Okay, so in this one we have limiting reactant. We have figured it out that it's HCl. Now that you know HCl, they're asking us about carbon dioxide, so that's the other thing that matters. So let's see. You have 2 mole HCl, 1 mole CO2. So that shows you're going to get 2:1. So ये 2:1 होगा, तो ये अगर 0.025 है तो ये x होगा, x comes out to be half of that, 0.0125. That's the number of moles of carbon dioxide that is produced. Now that you know number of moles, then you multiply with 24 to get the DMQ. और जो भी आंसर आता है वो हमारा आंसर होगा. Maheen, do you have a question? I don't get it. Adina is saying that esters through condensed formula. What do you mean by condensed formula? Do you mean this? Let's suppose C2H5, COO, C2H5. So अब जरा मुझे बताएं, which alcohol and which acid made this ester में? So again, just break it down from the middle. So the thing with CO, that is acid. So this is coming from propanoic acid. And the thing with OC, that is coming from ethanol, alcohol. Okay, so that's how you name it. And this one is going to be ethyl propanoate, just the name. Okay, so I hope you get it. Okay, so that was organic. अच्छा, एक क्वेश्चन परसेंटेज यील्ड का देख लेते हैं. Now the strategy of solving percentage, हर क्वेश्चन में एक स्ट्रेटजी. जैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट की स्ट्रेटजी है कि सबसे पहले आप देखो, आपको दोनों रिएक्टेंट्स का अगर पता है, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, फर्स्ट फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट, देन फाइंड द आउटपुट. सिमिलरली परसेंटेज यील्ड की हमारे पास स्ट्रेटजी ये होती है दैट वली, डू यू हैव अ क्वेश्चन? Hasan, if you have any problems in any questions, वो WhatsApp कर दें मुझे. I will discuss them in the class. अच्छा, परसेंटेज यील्ड में आपने क्या देखना है कि आपके पास वो आपको एक इनपुट और एक आउटपुट, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देता है और आपसे पूछता है परसेंटेज यील्ड क्या है. ठीक है ना? तो स्ट्रैटेजी ये है कि आपने इग्नोर करना है प्रोडक्ट को. The moment you realize it's a percentage yield question, ignore product until the last step. That's your strategy. So there's this question जो कि कई दफा different variants के through आया है. So 3H2 plus N2 makes ammonia. Who doesn't know this, right? वो आपसे कहते हैं 60 kg ammonia is made from 60 kg hydrogen. What's the percentage yield? Now, first of all, how do I know this is a percentage yield question? Because they have given me information of a product and a reactant. दोनों की एक-एक information होगी, so that shows it's a limiting percentage yield question. और percentage yield तो उसने मांग भी ली है. So how do we do this? Ignore the product until the last step. तो अब आपने क्या करना है? आपने इसको देखना है. हाइड्रोजन 60 kg है. लेट्स फिगर आउट अमोनिया कितना बनता है. स्टोइकियोमेट्री हमें आती है. वी फर्स्ट फिगर आउट स्टोइकियोमेट्री का, याद है मैंने आपको तरीका बताया था, मोल्स ऑफ द फर्स्ट थिंग, मोल्स ऑफ द सेकंड थिंग, देन द आंसर. दैट इज हाउ यू डू स्टोइकियोमेट्री. सो मोल्स ऑफ द फर्स्ट थिंग, हाइड्रोजन के मोल्स निकालते हैं. दैट इज 60 kg over 2. आई एम नॉट कन्वर्टिंग इट टू ग्राम्स, आई डोंट नीड टू. इज 60 टन्स होता, 60 kg होता, 60,000 टन्स होता, आई डोंट केयर. इट्स जस्ट 60 over 2 फॉर मी. 30 जो भी यूनिट उसने बोला, उसने टन बोला तो टन है, केजी बोला तो केजी है. ये उस तरह से आ गया. दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स and then I'll use it to find number of moles of ammonia. Now how do I do that? 3 moles of hydrogen make 2 mole of ammonia, so 30 will make what? X, cross multiply, and in this case तो सीधा सीधा 20 आ जाएगा. So एक 20 किलोमोल्स या जो भी यूनिट है, I don't care, वो हमारा अमोनिया बन गया. Last thing method क्या था? Number of moles of first thing, number of moles of second thing, then the answer. So the answer is going to be volume of ammonia or mass of ammonia. यहाँ पे देख लेते हैं, mass मांगा है ना उसने. So mass of ammonia. What is mass? Mass is moles into mR. Ammonia का mR is 17.
340. So 340 kg ammonia बनना चाहिए था. And you're done with stoichiometry. Now you go to the last step, percentage yield. So 60 kg बना है, 340 बनना चाहिए था, multiply by 100%, and that's your percentage yield. Clear? People who studied moles from me, वो जो हमारा दूसरा मेथड था, I will solve this for you. 3H2, 2NH3. So सबसे पहले आपने क्या देखना है? 3 times 2 for hydrogen, 2 times 17 for ammonia, 60x. ठीक है? तो इसको solve करते हैं, cross multiply. This is 6 over 60 is equal to 34 over x. ये कट गया, 10 आ गया, x equals to 340. So 340 kg बनना चाहिए था. And now you know 60 over 340. People who did not take the session, don't worry. ये method हमने खुद ही बनाया है. You don't need to memorize this method. हर question दूसरे method से भी हो जाता है, formula से भी हो जाता है. You don't need to review that. जी राफे, what's your question? सर ये इन क्वेश्चंस में हमें कोई वर्किंग तो नहीं शो करानी होती ना? नहीं, वर्किंग शो नहीं करानी होती. You just need to give the answer. अच्छा, अब एक चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन वाले ग्राफ्स. ऑल्दो उसके ऊपर मैंने 10 मिनट की बड़ी एक अच्छी वीडियो बनाई है, मतलब आई एम कॉलिंग इट अच्छी. ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे अच्छी है कि नहीं है. सो एक चीज जिसके ऊपर बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो ये है कि लेट सपोज 2 रिएक्शन हुए हैं, एक का ये आउटपुट आ गया और एक का ये आउटपुट आ गया. Let's call this one A and this one B. Now, 2 things matter. First, the x-axis. Second, the y-axis. अब y-axis को पहले देख लेते हैं. Same y-axis value means same moles. It shows that same moles were used. इसका मतलब हुआ कि A और B में हमारे पास सेम मोल्स ऑफ कंपाउंड यूज हुआ था. सो लेट्स सपोज वो हमें कहता है कि एक इनमें से रिएक्शन है 100 cm³ ऑफ 1 मोल पर dm³ HCl का. लेट्स सपोज कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन हो रहा है, एंड द अदर इज 50 cm³ ऑफ 2 मोल पर dm³. ठीक है? अच्छा, वॉल्यूम चेंज हो गई है, concentration भी चेंज हो गई है, but number of moles चेंज नहीं हुआ, because both of them is n equal to CV. 100 times 1, 50 times 2, answer same है, right? So that shows that the number of moles is same, which is the reason it has the same y value, but one is faster. So x-axis के लिए क्या मैटर करता है? Concentration. Okay, so x-axis को affect करता है concentration, temperature, surface area, catalyst. वो सारी चीजें हमने पढ़ी हैं. गैस के लिए प्रेशर, ठीक है? वो 5 factors, they only affect the x-axis, not the y-axis. So y-axis is affected by moles, x-axis is affected by concentration, pressure, surface area, catalyst, temperature. ठीक है? So just remember that. So in this case, A is faster because it becomes flatter first. So ये concentration की वजह से है. So that is 50 cm³ of 2 mole per dm³. उसकी वजह से ये हुआ. Alright? Okay. Percentage calculations. अभी हमने yield को देख लिया था. I think that answers it. But Samir, if you have any other question, just मुझे पूछना है. जी पूछें. सर अगर mass half दिया हो फिर से. Mass half दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, आपने number of moles को देखना है. Y value will be because of number of moles. So mass अगर half हो गया तो moles भी तो half हो गए हैं, because mass over mR is moles. So इसका मतलब है कि एक की वैल्यू अगर ये है तो दूसरे की इसकी डबल होगी, because mass अगर डबल हो गया तो आउटपुट भी डबल हो जाएगा. ये सीमा. So there are some questions past paper में where वो like आपको graph वगैरह देते हैं and they ask कि which statement about catalyst is correct for typical equilibrium reactions, right? So उसके अंदर why is the answer inorganic and organic वाला and not like that it does not take part in a reaction वगैरह? I don't understand this. Sir, I'll send you the question. You can like check.
Exactly. मैं देख लेता हूँ. Can you send me a text again? I think it got buried. काफी मैसेजेस आए हैं. Oh, I got it. Let's see. Okay. So this says which statement about catalyst is correct for typical equilibrium reaction. Equilibrium की बात हो रही है, reversible reaction की बात हो रही है, and a reversible reaction catalyst cannot affect the equilibrium. It can only affect the speed of both reactions, forward and backward. दोनों को वो तेज कर देता है, और उसके बगैर दोनों ही slow हो जाते हैं. But it does not affect the yield. ये एक important point है. But let's look at the option. A catalyst can either be inorganic or organic solution. ये तो बहुत general सी बात है, और it can be true. मतलब एंजाइम भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. अच्छा, अगली बात वो कह रहा है कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन. दैट इज रॉन्ग. कैटलिस्ट डज टेक पार्ट इन द रिएक्शन, बट एट द एंड इट कम्स बैक टू व्हाट इट वाज. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हमारे पास ना एक आयन होता है पेरोक्सिड डाइसल्फेट. यू डोंट नीड टू मेमोराइज द आयन. ये मेरे पास पेरोक्सिड डाइसल्फेट आयन है. मैंने इसका रिएक्शन कराना है आयोडाइड के साथ. रिएक्शन होगा ही नहीं. क्यों नहीं होगा? बोथ आर नेगेटिव. दोनों नेगेटिव हैं, एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे, रिएक्शन नहीं होगा. रिएक्शन के लिए कोलिजन होनी चाहिए, ये कोलाइड करेंगे नहीं. तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आयरन 3 ले आता हूँ. अब आयरन 3 के आने से क्या होगा कि आयरन 3 आयोडाइड से रिएक्शन करेगा और अमंग अदर थिंग्स मुझे आयरन 2 और आयोडीन बना के दे देगा. ये आयरन 2 उधर जाएगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा और मुझे आयरन 3 और सल्फेट आयन बना के दे देगा. बैलेंसिंग इसको हम देखेंगे. बट नोटिस दैट वी स्टार्टेड एट आयरन 2, आयरन 3 and we have gotten the iron 3 out again. But did it not take part in the reaction? It did. ये पहले आयरन 2 से आयरन 3 से आयरन 2 बना है, फिर ये आयरन 2 से वापस आयरन 3 बना है. रिएक्शन में इसने हिस्सा लिया है, but at the end it has come back to what it was originally. ठीक है? Get it? So catalyst does take part in the reaction, but it comes back to its original whatever situation at the end. So ये first और general statement है, that is true. B गलत बात है. It does take part in the reaction. Yes, Walid, what's your question? Okay, I have one more question that somebody sent. Let me see. Guys, please send your questions. I would love to solve them here. Which molecule has only 4 electrons involved in covalent bonding? अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं. Sorry. H2S. So let's see. How do you make these diagrams? सबसे पहले put the atom with the most electrons required in the center. तो सल्फर को 2 चाहिए, हाइड्रोजन को 1 चाहिए. सल्फर सेंटर में होगा, हाइड्रोजन उसके साइड्स में होंगे. ओके. CO2 में देखते हैं. ऑक्सीजन को 2 चाहिए, कार्बन को 4 चाहिए. कार्बन सेंटर में होगा, दोनों ऑक्सीजन उसके साइड्स में होंगे और उसको 2-2 चाहिए. क्लोरीन, दोनों क्लोरीन है, बस 1-1 चाहिए. नाइट्रोजन 3 चाहिए ना, तो 3 बॉन्ड्स बना दो. देयर आर 9 सब्सटेंसेस जिनका आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए इस तरह की. उसकी लिस्ट मैंने फैक्ट शीट में लिख दी. मेक श्योर कि उनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना. So in this one, what is the saying? What are they saying? 4 electrons involved in covalent bond. 4 electrons mean 2 bond pairs, and you're looking for 2 bonds. So 1, 2. That's it. H2S. This has 4 bond pairs, which means 8 electrons. This has 1 bond pair, 2 electrons. That has 3 bond pairs, 6 electrons. Sorry, सुबह 5 बजे से classes ले रहा हूँ. अच्छा. Rabia is saying that can you explain macromolecules की important things? Rabia, I just did. Just go back to that part और वहाँ पे आप देख लो. उसके अलावा macromolecules में आ जाता है कि silicon dioxide है, for example.
सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग दोनों की बात करते हैं जब, तो इसका स्ट्रक्चर है टेट्राहीड्रल, या अगर आपने वो लफ्ज नहीं यूज करना तो यू कैन से द स्ट्रक्चर इज मैक्रोमोलिकुलर, ठीक है, बट द बॉन्डिंग इज कोवेलेंट. द स्ट्रक्चर इज सेम एज दैट ऑफ डायमंड एंड graphite has the simple molecular, not macromolecular. It also has covalent bonding. तो एक ये macromolecules होते हैं. But other than that, you have organic compounds. Organic compounds के macromolecules मैंने अभी discuss किए. You can just seek to that part. वो आप यहाँ पे वीडियो में देख लो. और if there is any question left, तो आप मुझसे पूछ लेना. अच्छा, एक और question that I want to discuss with you is about reactivity series. Reactivity series में हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो हमें बहुत सी बातें बताती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ रट्टा मार लेते हैं और हम कहते हैं कि बस इसके अलावा इसमें से कुछ भी नहीं पता लगेगा. सो लेट मी राइट द रिएक्टिविटी सीरीज. सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज दैट वर्क्स फॉर अस. अच्छा, अब देखना जरा, बहुत सी बातें बताती हैं, जिनमें से पहली बात है कि सेल कैसे काम करता है. So a more reactive element can give electrons to a less reactive element. उनका सेल आप बना सकते हो. So I can take aluminum and iron and theoretically I can make a cell from that. हाँ, उसमें practical issues आ सकते हैं, लेकिन theoretically this should work. अब aluminum और iron का क्या होगा? Aluminum से electrons iron की तरफ travel करेंगे. Now let's suppose I have a choice कि मैंने aluminum और iron को use करना. So sorry. I should get coffee or something. Okay, aluminum और iron को यूज करना है या मैंने aluminum और copper को यूज करना है. Let's suppose मेरे पास ये दो ऑप्शन है, ठीक है, तो हम कौन सा वाला यूज करें? The ones that are further away from each other will produce greater voltage. वो क्यों करते हैं वो हम ए लेवल्स में देखेंगे, लेकिन aluminum और copper के बीच में गैप ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा प्रोड्यूस होती है. तो the battery that is made from aluminum and copper is going to produce greater voltage compared to aluminum and iron. इसीलिए हम यूजुअली जिंक और इस तरह के गैप वाले एलिमेंट्स को यूज करते हैं. अच्छा, दूसरी बात, जब भी रिएक्शन होता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में द थिंग एट द टॉप कैन डिस्प्लेस द थिंग एट द बॉटम, लेकिन उनमें ना स्टेट्स का फर्क होता है. Potassium can displace sodium ion. Potassium atom can displace sodium ion. इसका मतलब है कि सोडियम ऑलरेडी it's a part of some compound और पोटेशियम आके उसकी जगह पे बैठ गया और उसको बाहर निकाल दिया. That's redox reaction. It happens all the time. So for example, if I have zinc oxide और मैं उसके ऊपर से कार्बन पास करता हूँ, अब क्या होगा? Carbon is more reactive. So carbon is going to take the zinc ion out, not zinc atom, and carbon dioxide will form. Let's suppose copper oxide है मेरे पास, मैं इस पे जिंक डाल देता हूँ, तो क्या होगा? Zinc will displace copper ion. अकेला कॉपर पड़ा हुआ है और ये अकेला जिंक पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं होना. एटम एटम से रिएक्ट थोड़ी करता है, और सॉरी मेटल मेटल से रिएक्ट थोड़ी करेगा, बट कॉपर आयन को वो डिस्प्लेस कर सकता है. सो आई विल गेट जिंक ऑक्साइड एंड कॉपर. जी वलीद, सर आपने बताया था सर कि जब एलिमेंट हो रिडॉक्स रिएक्शन में तो वो एलिमेंट प्रेजेंट हो रिएक्शन में तो रिडॉक्स होता है. दैट इज अ शॉर्टकट टू आइडेंटिफाई कि रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है. एनी रिएक्शन दैट हैज एन एलिमेंट इन इट, एलिमेंटल फॉर्म में कार्बन है, जिंक है, कॉपर है, हाइड्रोजन है, एलिमेंट की फॉर्म में, तो वो रिडॉक्स डेफिनेटली है. सर अगर दो कंपाउंड्स हो तो फिर आप बता सकते हैं कैसे आइडेंटिफाई करें? अगर दो कंपाउंड्स हैं तो फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखते हैं, उसके चार्जेस को देखते हैं कि चार्जेस में कोई चेंज आया कि नहीं आया. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मेरे पास है ये कंपाउंड, अब ये रिडॉक्स नहीं है. क्यों? किसी चीज के चार्ज में कोई चेंज नहीं आया, सॉल्ट बना है सीधा सीधा. अमोनिया बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, अमोनियम बनाया, अमोनियम सल्फेट, कोई चार्जेस चेंज नहीं हुए.
एसिड बेस्ड रिएक्शन इज नेवर redox. ठीक है, दुनिया में 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं, एसिड बेस्ड रिएक्शंस, एक्वस रिएक्शंस, और एक्वस तो नहीं, आयनिक रिएक्शंस कहते हैं उनको, और तीसरा हमारे पास redox रिएक्शन. 3 ही तरह के रिएक्शन होते हैं. तो ये वाला अमोनिया का बेस के तौर पे और H2SO4 का एसिड के तौर पे रिएक्शन हो रहा है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में से दैट्स नॉट redox. अच्छा, ये एक रिएक्शन है. दिस हैपेंस इन जब हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन होती है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज अ बेसिक ऑक्साइड and this is an acidic impurity and they are making salt. So this is neutralization, this is not redox. So what's the use of calcium oxide in extraction of iron? Calcium oxide is used to react with acidic impurities. आपके सामने. अच्छा, तो this was how you can use reactivity series to figure out what will displace what. Next thing is how do you extract metals? तो उसमें हमने एक ज़हन में रखना है, यही डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल हम यूज करते हैं. तो हम हाइड्रोजन को और कार्बन को प्राइमरीली यूज करते हैं टू रिड्यूस अदर थिंग्स, टू गेट द मेटल्स आउट. सो एनीथिंग दैट इज बिलो हाइड्रोजन कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग हाइड्रोजन. एनीथिंग दैट्स बिलो कार्बन कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग कार्बन. एनीथिंग दैट इज अबव कार्बन वी विल यूज इलेक्ट्रोलिसिस. ज़ैनब, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा. गॉडजिला ने ये जो मैसेज बताया, आई थिंक दैट माइट हेल्प, and the more ridiculous it is, easier it is to memorize that. Okay. No, why would you remove it? याद करने का आसान तरीका है. So remember, हम extraction कैसे करते हैं? These whatever they are that are above carbon, we use electrolysis because electrolysis is cheaper than using any other method. Displacement कर सकते हैं हम, सोडियम को यूज करके कैल्शियम को निकाल लेंगे, लेकिन सोडियम इटसेल्फ इज एक्सपेंसिव टू एक्सट्रैक्ट, तो हम उसको ज़ाया क्यों करें? तो इट डजंट मेक फाइनेंशियल सेंस. तो हम इलेक्ट्रोलिसिस इन सब के लिए करते हैं. इसके नीचे जितने भी है ना, जितने भी हैं ये वाले, ये हम कार्बन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि यू कैन स्टिल यूज इलेक्ट्रोलिसिस टू एक्सट्रैक्ट ऑल ऑफ दीज. ये सब इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन जिंक और उसके नीचे वाले कार्बन से भी हो सकते हैं, और हाइड्रोजन के नीचे वाले हम हाइड्रोजन से भी कर सकते हैं. सो कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के कितने मेथड हुए? हाइड्रोजन का पास थ्रू कर दो, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर निकल आएगा. कार्बन पास थ्रू कर दो, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर निकल आएगा. इलेक्ट्रोलिसिस कर लो, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर निकल आएगा. राइट? जिंक को एक्सट्रैक्ट करने के कितने तरीके हैं? कार्बन को यूज कर लो, इलेक्ट्रोलिसिस को यूज कर लो. हाँ, जो फाइनेंशियली मोर वायबल है, कार्बन को यूज करना सस्ता पड़ता है, इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी एक्सपेंसिव, सो हम कार्बन को यूज करते हैं जिंक के लिए, आयरन के लिए, लेड के लिए, एंड देन इलेक्ट्रोलिसिस तो सबके लिए यूज हो सकता है. बात सिर्फ ये है आपके पास बजट कितना है. ऑलराइट, सो दैट इज हाउ यू एक्सट्रैक्ट दीज. अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस में एल्यूमिनियम के बारे में, हम एल्यूमिनियम में क्रायोलाइट ऐड करते हैं. There are 2 reasons for this. It acts as a solvent and it lowers the melting point. ये दोनों बातें याद करनी है. That it acts as a solvent, which means it dissolves aluminum oxide by obviously lowering its melting point. Okay, so I have gotten a few questions here, and I'm going to discuss them now. So, सर क्रायोलाइट कंडक्टिविटी भी बेहतर नहीं करता? I don't know. I'll have to see if it forms ions. Most likely करता ही होगा, because ions अगर इसके बने हैं तो conductivity तो बेहतर करता ही होगा. But again, it depends on free ions. A compound decolorizes acidified potassium manganate. So, what is acidified potassium manganate? It's an oxidizing agent. So, if a compound reacts with it, that compound is a reducing agent. ये हमें पहली बात यहाँ से पता लगी. तो हमने देखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो सकता है. ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? जो खुद ऑक्सीडाइज हो. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो. तो मैग्नीशियम क्लोराइड को आप देखें, मैग्नीशियम फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है? नहीं, +2 बन गया, बस बन गया.
Okay, so this is not going to be there. Iron 2 chloride, it can further oxidize, can become iron 3. So this can react with this. And ethanol can oxidize and form ethanoic acid. So 2 and 3, dono हमारे पास आंसर आ गए. अच्छा, here I have another question. Let me see. दो क्वेश्चंस के रिपीट होने का चांस बहुत कम होता है, हो जाते हैं, रेयरली होते हैं. When calcium carbonate is added to HCl, carbon dioxide is released. Okay, so you're adding HCl में carbon dioxide. Sorry, HCl में you're adding calcium carbonate and carbon dioxide is released. 3 apparatus are shown. Which apparatus is suitable together with stopwatch for following the rate? Rate के लिए you need to measure the output. ठीक है, कोई change आपने measure करनी है. यहाँ पर आप mass change कर रहे हो, तो आप measure भी कर रहे हो, तो this is useful. यहाँ पर this is blocked, so all the gas will go here, and when you have a gas cylinder you can measure the gas, so this will work. यहाँ पर it is not blocked, which means any gas produced will just go out, so you're not able to collect it. When you're not able to collect it, you're not able to measure it, so rate of reaction आप देख नहीं सकते. So if I say the option is going to be 1 and 2 only. Okay, next question. हाँ, ये question बहुत से students को तंग करता है. Let me review this. अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो इससे हमें क्या पता लगेगा? बेसिकली impurities lower the melting point, right? They lower the melting point from the higher melting point. Alloys में it is the higher melting point जिससे उसका melting point कम होता है. And this is a proof of this. एक सिंपल सी बात है, melting point of lead ये है, एक line है straight. The whole line is below it. So this is, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है let's suppose आप कहते हो मैंने 50% tin ऐड किया ना, तो उसका melting point ये होगा. अब is this below lead? Yes. Is it below tin? Yes, क्योंकि tin का ये है. ठीक है, आप कहते हो मैंने जी 10% ऐड किया, 10% पे ये होगा melting point. So it is lower than lead but not lower than tin. तो ये जो ग्राफ है ना, it is pointing towards what percentage of tin you're adding and how the melting point is changing. And you can clearly see that as more and more tin is added, it is approaching the melting point of tin, क्योंकि tin mixtures क्या करते हैं? They take the properties of the dominant thing in there. जो non-dominant होती है उसकी भी होती है, but primarily dominant चीजों की होती है. So यहाँ पर जब तक lead dominant है तो lead की properties ले रहा है, तो tin dominant होगा तो tin की properties ले रहा है, but the melting point is still below that of lead because वो higher है. अच्छा, next question is वो आपसे पूछ रहा है कि you have this thing, how many electrons are involved in bonding? मैंने आपको तरीका बताया है that just look at the bonds that are there, so just count them. 1 2 3 4 5 10 electrons are involved in bonding. How many not involved in bonding? So उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था that you add the proton numbers. So 1 2, then this is 7, this is 7, this is 1, this is 1. So total comes out to be 7 plus 7 14, 14 plus 4 18. Total है 18 electrons, bonded है 10, minus करें 8 unbonded आ गए, and that is how you figure it out. So add the proton numbers, subtract the bonded electrons. That's how you know these. Okay, any other questions that you would like me to solve or help with? Okay, Zara, I've received your questions. Let me review them. I think we did some of these. मुझे बता दो कौन सा वाला अभी करना है, और प्लीज व्हेन यू आर सेंडिंग द क्वेश्चन तो उनको रोटेट करके भेजें. ये थोड़ा सा ना रोटेट करना मुश्किल हो जाता है. और काफी क्वेश्चन है, मुझे सारे रोटेट करना पड़ेंगे, कर लेते हैं.
Contact process, Haber process, hydrogen aluminum की extraction. रबिया, just read the fact sheet. उसमें मैंने सारे points लिखे हैं. But अगर फिर भी कोई question आता है ना तो मुझे question बताएं. मतलब अगर मैं पूरा concept बताना शुरू करूँगा बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा. Conditions recap कर दें important process. ठीक है, मैं बताता हूँ. एक second दो. Let me review these questions. कुछ question आए हैं. Okay. अच्छा, ये अच्छा question है. So he's saying that a student has 1 gram sample of each of these compounds, which sample contains the highest number of moles of oxygen atoms, just oxygen. अच्छा, अब इसके लिए आप ये समझो कि इस compound में Al2O3 में 1 mole has 3 oxygen. 1 mole has 3 oxygen. So if you figure out the moles of this one, you will know how many moles of oxygen are there. ठीक है? So आपने क्या करना है? You have 1 gram, that's the mass. This is the MR. Mass over MR, that is moles. Multiply by 3 to find moles of oxygen. Mass over MR, moles of copper oxide. Multiply by 1, moles of oxygen. Mass over MR, multiply with 4, moles of oxygen. Mass over MR for moles of nitric acid, multiply by 3 for moles of oxygen. So that's how you do this one. Achha. Let me see other questions. अच्छा, कई दफा एग्जामिनर आपसे कहता है कि has the same number of molecules as this or has the same number of atoms as this. Basically उसका मतलब होता है same number of moles. You find the number of moles and you stop there. वो आपके लिए काफी है. So in this one they're asking us which mass of carbon contain the same number of atoms as 16 gram of sulfur. अब हमें पता है sulfur O levels IGCSE में we take it as atomic. ठीक है? Naturally वो atomic नहीं होता लेकिन we take it to be atomic. So 16 grams of sulfur. So that is 16 over 32. That is half mole. Because it's saying same number of atoms, basically means same number of moles. That means carbon के भी 0.5 moles होंगे. ठीक है? So carbon के 0.5 moles हो तो mass कितना होगा? Mass over MR. Mass over 12 times. This is equal to moles. So mass is 6 grams and that's our answer. Okay? Okay. I have received another question. Let me review that. Assalamualaikum Ibrahim. No worries, no worries. Sameer, important points for acids and bases. Again, guys, go through the fact sheet. काफी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी. वो easy भी होगा आपके लिए पढ़ना. अच्छा, ये question को देखते हैं. Buckminster fullerene has the chemical formula C60. Okay. How is the structure of Buckminster fullerene best described? Carbon atom है. We can see it's covalently bonded. And it's also molecule. एक पूरा बॉल सा बन गया है. और हमें कैसे पता लगता है कि मॉलिक्यूल है? हमारे पास उसका एक फॉर्मूला है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स लिखे हुए हैं C60. So this is molecular. It's covalent element, not covalent compound. And it is molecular. It's not polymer. अच्छा, एक और फॉर्मूलाज के बारे में एक बात है. आपके जितनी लैटिस स्ट्रक्चर होते हैं उनके आपको empirical formulas पता होते हैं. Sodium and chloride are in the ratio 1:1. That's why it's sodium chloride. Calcium chloride, they're in the ratio of 1:2. It's not the actual number, but only in molecules you have the actual number. Okay. Okay, let me see.
It's okay, Unzila. I'm recording the class. इससे मैंने भी क्वेश्चन सेंड किया सर आपको. Okay, hold on, let me see. Okay. All right, so the question says when a mixture of sodium chloride and sodium hydrogen carbonate is heated, the reaction so. इसका मतलब है सोडियम क्लोराइड को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. When 6 grams of mixture is heated, the loss in mass is 1.5 gram. The word loss is important. Loss comes because of gases. So that means the gases that are going away have a mass of 1.5. Okay? The gases that are going away have a mass of 1.5. अच्छा, what is percentage by mass of sodium hydrogen carbonate in the mixture? अब हमें नहीं पता कि इसमें सोडियम क्लोराइड कितना था, लेकिन हमें ये पता है कि 1.5 ग्राम गैस निकली है, ठीक है. सो 1.5 ग्राम अगर गैस निकली है तो हम देख लेते हैं कि अच्छा यार इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितना होगा. तो लेट्स सी, 1.5 ग्राम इज द मास ऑफ बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम. दोनों को कंबाइन कर लेते हैं और उनका एमआर निकाल लेते हैं. सो अगर मैं लेट सपोज अज्यूम करता हूँ कि दोनों इकट्ठे निकले और 18 और 44 उनका, नाउ आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, आई विल सी कि हमारा आंसर सही आता कि नहीं आता. सर जब भी लॉस ऑफ मास हो तो गैसेस का होगा. हाँ, जब भी लॉस ऑफ मास हो किसी भी रिएक्शन में, दैट इज बिकॉज़ ऑफ सर गैसेस तो अनलेस यू स्पिल इट. सर इसमें 6 माइनस 1.5 नहीं करेंगे ताकि Na2CO3 आ जाए सर, उसका मास आ जाए. Okay, 6 minus 1.5 is telling you it could be mass of sodium carbonate, it could be the sodium chloride that was there, it could be the sodium hydrogen carbonate which was not completely broken down, although वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो कह रहे हैं कि उसको हमने हीट करके सारा लॉस करवा दिया, ठीक है. सो इस वजह से हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड दोनों का मिलाकर ये बना है 6 ग्राम्स, ठीक है. हमारे पास इंडिविजुअली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बता हमें. सो हमने देखना है कि 1.5 ग्राम जो निकला है वो किसकी वजह से निकला है. अब जरा देखते हैं. 1.5 ग्राम इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दोनों सॉरी स्टीम, दोनों निकल गए, उनको हम उनकी कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास 0.0242 आ जाता है उनका नंबर ऑफ मोल्स. व्हाट आई डिड इज कार्बन डाइऑक्साइड 44 और वो 18 दोनों को ऐड कर दिया, 62 आ गया. अच्छा, मेरे पास ये मोल्स आ गए इसके. तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है टू फाइंड मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सो लेट मी डू दैट. सो दैट इज दिस, आई विल मल्टीप्लाई दैट विद 84 जो कि इसका एमआर है और 4 ग्राम्स. इज द आंसर 68%? इफ इट इज तो मेरा मेथड ठीक है, नहीं है तो हम सोच लेते हैं इसके ऊपर. व्हाट्स द आंसर? जी वलीद बोलो. हेलो वलीद, कैन यू टेल मी द आंसर जो भी है? अच्छा नहीं है, चलो. आई पर्सनली थिंक इट्स गोइंग टू बी सी, बट इसको कंफर्म कर लेते हैं, वो भी देख लेते हैं. दिस इज मई जून 2021 1 2. Any other questions? जी Zara, I received your question. Hold on, let me open it up. How are you? Yeah, the answer is C.
So how did I do it? Let me explain. So first thing I did, I said that these are the gases that are going out. So I just assume them to be one thing. ठीक है? So मैंने उसका divide किया उसको 6 इनके MR से, इसका MR है 44, उसका MR है 18. मुझे उनका अलग-अलग तो नहीं पता. So I just combined it all and I got some answer. 1.5 divided by 44 plus 18. That is what is it? 0.0242. That is the number of moles of these. तो ये combine करके एक चीज बनी है. So that is 2 moles. So that is 1:2 ratio 1. So 0.0242 ratio X. So X is going to be 0.0484 moles. That is the moles of sodium hydrogen carbonate. Then I find the moles of sodium hydrogen carbonate. So how do I find, sorry, I have the moles, I find the mass. Mass is going to be 0.0484 multiplied by 84, which is going to be 4 point something. So that is the mass of sodium hydrogen carbonate. अब मुझे उसने पूछा था percentage by mass. So percentage by mass के लिए I'll divide this thing 4 point whatever by 6, which was total, और 100% से multiply करूँगा. So 68% मेरा answer आ गया. Okay, so that is how I did it. काफी लंबा question था. But the important steps. Number 1, the loss in mass in any reaction is when you, obviously, if you're not spilling it, या कुछ और नुकसान नहीं कर रहे हो, then it is only because of the gases that are left out. Okay. And then when the gases go away with the mass, obviously. दूसरी बात ये कि यहाँ पर मैंने उन दोनों को combine किया, because there are gases you can combine them and take their combined MR, क्योंकि mass भी तो combine दिया हुआ है उसने, अलग-अलग तो दिया नहीं है. That is why. All right. Okay. Any other questions? Let me see. People who are online, if you have any questions. अच्छा, और वो कह रहा था हमजा के conditions. Okay, conditions के लिए what I'll do is I'll go to the syllabus और मैं आपको syllabus में से conditions बताता हूँ, so that we don't miss out on anything. Okay. Syllabus document is very important. उसमें मैंने आपको बताया ना 3 वर्ड सर्च करें और वो सारे के सारा पढ़ लें. Sorry, I'm going through your syllabus. मैं अभी आपको बताता हूँ. Just give me a few minutes. अच्छा, first one is aluminum extract कैसे करते हैं? So you start with aluminum oxide, you add cryolite, and you convert it to aluminum and oxygen gas. Okay. Obviously, that is how you extract aluminum for this. So इसकी conditions यही है कि high temperature होता है, usually around 1000 degrees Celsius होता है, but we don't need to mention. The disadvantage is that at that high temperature, carbon becomes reactive, and that is why carbon reacts to make carbon dioxide. So that is a reaction that
happens and you have to replace that later on. Similarly, you have electrolysis of concentrated sodium chloride solution, and that is important because that gives us chlorine gas, hydrogen gas, and sodium hydroxide. Okay, these are three important things, लेकिन इनकी technical details as such आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये electrolysis होता है बस इसके अंदर. एक ये हो गया. अच्छा, उसके बाद अगली conditions जो आपको बतानी चाहिए कौन सी हैं? Rusting of iron. Iron rust करता है if you have oxygen and water present, and that is how you get Fe2O3. So that is rusting of iron. Of course, moisture is required and oxygen is required to do that. उसको prevent करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप उसके लिए barrier बना सकते हो. All right, hold on. This is again going to be 4. Yeah. So आप उसको barrier बना सकते हो. तो barrier बनाने के लिए हमारे पास बहुत से ऑप्शन है. आप पेंट लगा दो, उसके ऊपर बैरियर बन गया, ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर सकती. आप उसको जिंक से कोट कर दो, गैल्वेनाइजेशन, बैरियर बन गया, ऑक्सीजन कोट नहीं कर सकती. इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो किसी चीज की, अब बैरियर बन गया, ऑक्सीजन नहीं आ सकती. तो ये हो गया. उसके बाद आप उसको एलॉय बना दो. आप आयरन प्योर रखो ही ना, आप उसका कोई एलॉय बना दो, स्टेनलेस स्टील फॉर एग्जाम्पल, तो उसको रस्ट नहीं लगेगा. ये हमारे पास सारी ऑप्शन होगी. अब उसके अलावा व्हेन डू थिंग्स नॉट रिएक्ट, जब उनका लास्ट शेल कंप्लीट है, जैसे नोबल गैस है, वो रिएक्ट नहीं करते. व्हेन दे हैव एनी अदर कोटिंग ऑन देम, जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है, वो रिएक्ट नहीं करती. या उसके साथ कोई ज्यादा रिएक्टिव चीज पड़ी हुई है, जैसे आयरन के साथ मैग्नीशियम ब्लॉक पड़ा हो तो मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, आयरन नहीं रिएक्ट करेगा. सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. तो दीज 6 केसेस इन विच थिंग्स डू नॉट रिएक्ट और यू कैन स्लो डाउन देयर रिएक्शन. अगला है हमारे पास हेबर प्रोसेस. हेबर प्रोसेस में हमारे पास you have a nitrogen reactor with hydrogen producing ammonia in a reversible reaction. We need iron as a catalyst. Iron oxide भी use होता है, but iron does not affect the yield. It only affects the speed of reaction. Speed of reaction को further increase करने के लिए we have 450 degrees Celsius and 200 atmospheric temperature. You don't have to say 450 exactly. Can be 400, can be 500, can be 550. मतलब एक range होती है. This is Haber process. Then you have contact process. Contact process में एक important reversible reaction है, in which you have SO2 converted to SO3. Sorry. Yep. So in this case, I think it's balanced. Yep. So in this case, you use V2O5 as a catalyst. Again, it does not affect the yield. It just affects the speed of reaction. We use low pressure because it is cheaper. We don't want to spend too much money on this. And the temperature is still kept high, 400, 450, 500, 550, acceptable answers. ठीक है? So वो हमारे पास हो गए. फिर of course another important point to remember is how do you get nitrogen and hydrogen. So you get nitrogen from fractional distillation of air, you liquefy it, then slowly heat it, and that's how you get the gases out. Similarly, hydrogen we get from cracking of hydrocarbons. उसमें हमारे पास cracking में, and this is for IGCSE people, you need Al2O3 catalyst. People who are in O levels just need to remember you need a catalyst, not the exact Al2O3 wala naam. Okay, so we need this to make hydrogen. Yes, you have a question? Acha. Next, let me see what we have next. इसके अलावा हमारे पास एथेनॉल की फर्मेंटेशन एंड एथेनॉल बनाने की रिक्वायरमेंट्स हैं कि उसको कैसे बनाते हैं. तो उसमें 20 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है. उसमें यू हैव यीस्ट एज अ कैटलिस्ट, नॉट समथिंग एल्स. डायमेज वगैरह नहीं सिलेक्ट करना या KMNO4 नहीं सिलेक्ट करना. इट इज यीस्ट दैट इज द कैटलिस्ट एंड यू नीड anaerobic conditions. You don't need oxygen because oxygen react करके oxidize कर देगी जो ethanol बनेगा. So that's not what we want. Similarly, so this is how you make ethanol through fermentation. Okay, so glucose converted to ethanol through fermentation in these things. फिर हमारे पास है कि इसी ethanol से हम vinegar बना सकते हैं. तो इस ethanol को हम oxygen देते हैं from the air and bacteria होता है यहाँ पे yeast नहीं है, bacteria है, and that converts it to ethanoic acid. Okay, for the other ones you just need to remember कि हमारे पास जो steam है वो हम ऐड करते हैं. So for example, अगर कोई और alcohol मैंने बनाना है तो I will take the alkene
I will add water. Again, this is at high temperature, 300 degrees Celsius, and I use phosphoric acid as catalyst. Again, people who are in O levels just need to know that we use acid catalyst. Phosphoric होना जरूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन IGCSE people need to remember this is phosphoric acid catalyst and converts it to alcohol or alkanol, जो भी आप इसको बोलेंगे. सर एक्सक्यूज सर. Yeah. सर मैंने पूछना है सर कि इन सॉल्ट्स सर जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का लास्ट स्टेप है सर, यूजुअली उन पे एमसीक्यू आता है सर, वो एक्सप्लेन करने के दोनों का लास्ट स्टेप. ठीक है, मैं इसके बाद उनके ऊपर आता हूँ. अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है एस्टेरिफिकेशन. एस्टेरिफिकेशन में कर रहे हैं आप वाटर रिमूव कर रहे हैं. सो जितने भी रिएक्शन है वेयर यू हैव रिमूवल ऑफ वाटर, you need concentrated sulfuric acid because that is a dehydrating agent. If you don't have that, then you can also use anhydrous salts, or kuch anhydrous salts are better at doing this. For example, anhydrous calcium hydroxide is much better thing to do or to use there. So अगर हमारे पास removal of water करने तो हम anhydrous salts use कर सकते हैं, but primarily we use concentrated sulfuric acid. So for example, esterification में हम उसको use करते हैं. Those are the ones that I have from the top of my head. But अगर इनके अलावा कोई आपके ज़हन में आते हैं, so I will be happy to explain if there is a need. Yeah. Okay. Any other question? अच्छा, अभी आप क्या पूछ रहे थे? Salt preparation. Salt preparation में हमारे पास steps पता होने चाहिए हमें. तो पहली चीज ये है कि हमारे पास जो salts completely soluble होते हैं, completely soluble salts हैं snap. इनके अलावा भी होते हैं, like group 1 के सारे salts completely soluble हैं, but they primarily ask us about snap. लिथियम के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, but lithium is from group 1, तो ये snap वाला कॉन्सेप्ट उसके ऊपर अप्लाई होता है. अब इसमें क्या होगा? You do titration. Titration में क्या होता है? You take acid, alkali, और उनको इंडिकेटर में ऐड करते हैं until a color change is seen. उसको करने के लिए आपको इक्विपमेंट क्या चाहिए? Obviously acid को alkali में मिक्स करना है ना, तो you need something to mix them in. That is conical flask. You need something to add the alkali with. Burette. You need something to add the acid with. Pipette. So pipette, burette, conical flask, titration हो रही है, snap या lithium या group 1 का कोई भी salt बन रहा है. अच्छा, once you know the amount, then you use just acid and alkali. That's the second step. And that is when you get the salt. Once you have the salt, अब वो salt आपके पास mixture में है. मतलब ये mixture है, ये salt बन गया अंदर. पानी को remove करना है, क्या करूँगा? Crystallization. Crystallization का last step होगा मेरा, और वो क्या होगा? I heat it to saturation point and then slowly cool. So that is how you get titration, snap or any other completely soluble salts. दूसरा method, if I have salts जिनमें मेरे पास titration नहीं हो सकती, जिसमें मुझे कोई solid use करना है, alkali use नहीं करनी. Remember, alkali use करनी है तो snap है, alkali metals हैं, और वो titration से होता है. लेकिन group 2 का for example कोई salt है या कोई और metal का salt है जो soluble तो है लेकिन alkali metal नहीं है, तो उसके लिए हम acid plus base use करते हैं. अब acid plus base के लिए जो method है उसको let's call it mixing, and the method to do that is acid added to base in excess. Now remember, this is going to be solid, this is going to be leftover. So जब भी solid leftover है तो उसको filter करना होगा, तो you mix them. Mix करने के बाद filter करेंगे. Filter करने से क्या होगा? हमारे पास base separate हो जाएगी और filtrate में salt आ जाएगा. Then you do the simple thing. You crystallize the filtrate or you evaporate to dryness, जो भी आपने काम करवाना है. So alkali metals के लिए या nitrates के लिए you have titration. Excuse me, For sir. group 2 you have these, or other metals you have these. Yes. सर कभी कभार वो पूछ लेता है सर कि आउट ऑफ मतलब वो पूछता है कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, तो वो पूछता है व्हिच ऑफ दीस कैन नॉट बी चोजन. Can you repeat the question? Combination of acid base पूछ लिया, फिर आगे. There is a salt which uses the second method. In this question he asks if what
should be the combination of the acid and base. बहुत सिंपल है, हमारे पास जितना भी कैटाइन है ना वो आता है बेस से, So इसमें बेस soluble से और कैटाइन insoluble का आता तो है। कुछ नहीं है ना? नहीं है, ये दोनों सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, ये जी सर। दोनों सॉल्युबल सॉल्ट्स। नहीं सर, जो एसिड एंड बेस में, जो एसिड सॉल्युबल हो या बेस बेस सॉलिड है, वो सॉल्युबल नहीं है, सॉलिड है, जी इनसॉल्युबल है, यस। ठीक है। जैसे कॉपर सल्फेट बनाना है तो कॉपर ऑक्साइड यूज करूंगा, वो इनसॉल्युबल है, ऑक्साइड्स आर प्राइमरीली इनसॉल्युबल स्नैप के अलावा या एल्कली मेटल्स के अलावा, बट बिकॉज वो बेस है वो कॉपर आयन देगी और वो कॉपर आयन से सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट का कैटायन हमेशा एल्कली से या बेस से या सॉल्ट से आता है, दूसरे सॉल्ट से। अब आ जाते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट को कैसे बनाते हैं। इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए हमारे पास सिंपल सा मेथड है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इज यू टेक टू सॉल्युबल सॉल्ट्स और उनको आप रिएक्ट कराते हो। कैसे रिएक्ट कराते हो? वो मिक्स होते हैं, जैसे ही उनकी कोलिजन होती है वो सॉलिड बन के नीचे बैठ जाता है, फिर कोलिजन होती है फिर नीचे बैठ जाता है, ओवर टाइम वो सारे सॉलिड बन के नीचे बैठ जाते हैं और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। सो पहले वो दोनों डिसॉल्व हुए में, आयनाइज हुए में, वो मूव अराउंड कर रहे हैं, बट जैसे कोलिजन होगा वो प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएगा। सो दैट इज व्हाट हैपेंस है, यू टेक टू सॉल्युबल सॉल्ट्स, दे आर बोथ एक्वस, and they make another aqueous salt and a solid salt, and this solid salt you filter, wash, अच्छा जब भी फिल्टर करना है ना वॉश करना है, and then you dry। यहाँ पे क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते बिकॉज वो पहले ही सॉलिड की फॉर्म में हमारे पास, इट वाजंट डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड इट डजंट फॉर्म crystals of this thing। so ये हमारे पास insoluble salts हैं। solubility rules के लिए again you have a short video, sorry, आप उसको चेक कर सकते हो, it's on the channel। anything else that you have questions about? देखें, अगर किसी को you're saying के syllabus, if there's something that we are not familiar with in the syllabus, why would there be anything like that? आप माशाल्लाह से इतने महीनों से पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, why would there be something that you are not familiar with? कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में आएगा जो आप familiar नहीं है। हाँ, केमिकल्स हो सकते हैं जो आपने नहीं देखे हो, वो पहले आए ना हो, लेकिन that doesn't matter because whatever compounds, whatever formulas, जो भी आपको मिलता है ना, that is part of your syllabus when it comes to the concept। कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस से टेस्ट होगा, केमिकल्स कहीं से भी आ सकते हैं, व्हाट डज इट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। सो आपके सिलेबस वाली बातें ही वो पूछेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, तो हैव कॉन्फिडेंस। आप लोगों ने मेहनत की है, कब से मैं देख रहा हूँ एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, एंड यू हैव बीन रेगुलर टू क्लासेस एंड ऑल दैट, तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा पेपर होगा, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अभी भी पूछ सकते हैं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। गो थ्रू द व्हाट यू कॉल फैक्ट शीट, उसको पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना सोने से पहले, बिकॉज इट विल हेल्प यू फिगर आउट कि हमारे पास क्या है। Rania has asked a very good question कि in titration what should we wash the burette with? So just make sure that if you wash it with water it will change the concentration, so don't wash with water, wash it with something that is already in there titration के लिए। so burette को अगर wash करना है, it has alkali in it, wash it with another alkali, ठीक है। अच्छा या सर एक एमसीक्यू में आया था कि फर्स्ट विल बी यूज डिस्टिल्ड वाटर और टैप वाटर फॉर वॉशिंग, ये टाइट्रेशन वाला, तो इसमें था अच्छा, फर्स्ट वॉश विद टैप कभी वाटर भी एंड हम डिस्टिल्ड। डिस्टिल वाटर के अलावा नहीं यूज कर सकते उसको वॉश करने के लिए, क्योंकि अगर हम कोई और यूज करते हैं तो वो तो इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस करवा देगा। Rita's asking is explain nature of salts. I'm sorry, I don't understand the question. Could you elaborate? And sir, 6 hours में केमिस्ट्री P1 की तैयारी कैसे करूं? आपको किसने कहा आपके पास 6 hours हैं? आपके पास एटलीस्ट मेरा ख्याल है 6 महीने, क्योंकि आपने तो अब नवंबर में ही पेपर देना ना, कल तो नहीं देना आप। सो आराम से बेफिक्र होकर, ठीक है, नवंबर में देखी जाएगी। यू वेलकम। ओके, लेट मी सी व्हाट्सएप, अगर आपने कोई क्वेश्चन भेजा है, होल्ड ऑन, लेट मी ओपन। ओके,
Which row is correct for the reaction of alkene with steam and a catalyst? Remember, steam is being added. When it's added to adjacent carbons. जब भी add होता है, तो हमारे पास आप देखो, alkene ये है, इसमें एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, तो एक पे H जाना है, एक पे OH जाना है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? या पहले वाले पर H चला जाए और दूसरे वाले पे OH चला जाए, या पहले वाले पर OH चले जाए और दूसरे वाले पे H चले जाए। So two options, right? Symmetric compound में आइसोमर बनना मुश्किल होते हैं, एटलीस्ट इन आवर सिलेबस। लेकिन यहाँ पर बिकॉज यू हैव asymmetric सिचुएशन, तो आपके पास दो डिफरेंट कार्बन हैं, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। दूसरे वाले को देखते हैं, इसमें ये है, तो या वो इस पे आएगा या वो इस पे आएगा, दो डिफरेंट आइसोमर्स बनेंगे और डिफरेंटली बनेंगे। ये नहीं होता कि एक ही बनता है, हाँ एक ज्यादा बन सकता है। जो आई थिंक लास्ट ईयर का नोबेल प्राइज भी मिला था ना, वो इसी पे मिला था कि एक आइसोमर ज्यादा कैसे बनाते हैं, दूसरा आइसोमर कम कैसे बनाते हैं। अच्छा, अब इस वाले को देखना जरा, सी में जब सिमेट्रिक कॉम्पाउंड, इसका मतलब है कि H इस पे आए या इस पे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज लेट सपोज लेफ्ट वाले को OH मिलता है, तो ये बन जाता है CHOH CH2 CH3। अब लेट सपोज राइट वाले को मिलता है, तो CH3 CH2 CHOH CH3। अब आ जाके दोनों एक ही कंपाउंड है, इसको आप इधर से रीड कर रहे हो, इधर से इसको रीड कर रहे हो, क्यों? OH के करीब से रीड करना है। We always go for the smaller, the side that is closer to it. So because it's a symmetrical compound, it will reduce the number of isomers produced. तो इसमें एक ही आइसोमर बनेगा, बट बाकी सब में because you have different asymmetric structure, तो आपके पास आइसोमर्स बनने का चांस ज्यादा है। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। सर इन दिस Okay. क्वेश्चन आप आइसोमर्स डिस्कस करें सर, इसमें आइसोमर्स का पूछा नहीं है, क्या पूछा? उसे नहीं पूछा, लेकिन वो पूछ रहा है कि प्रोडक्ट इज दिस ओनली। ऑर्गेनिक Yes. कंपाउंड्स में ओनली प्रोडक्ट्स हमेशा सिमेट्रिक की वजह से ही बनते हैं। Yes. अगेन दिस इज सिंप्लीफाइड टू योर स्केल। कई दफा सिमेट्रिक के अंदर भी आइसोमर्स आते हैं सर जो तो कि इसमें हम ये नहीं देखना नहीं है पढ़ेंगे यहाँ पे, कि उनको अगर इनएंटियोमर्स बोलते हैं। एल्कीन है तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइसोमर है वो वही वाला होना चाहिए। मिसाल के तौर पर प्रोपीन है तो प्रोपेनॉल ही होना चाहिए, ये नहीं देखना है इसमें। या वो आइसोमर नहीं होगा, वो उसका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट यू कांट हैव एनी एक्स्ट्रा सॉरी कार्बन सर, एडेड। प्रोडक्ट। एक्स्ट्रा कार्बन्स को ऐड करना हम ओ लेवल्स IGCSE में नहीं पढ़ते। देयर आर मेथड्स टू डू दैट बट वी डोंट स्टडी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज यस। Can you please explain part of this again? Like answer क्या है? आंसर सी है, because in C it doesn't matter whether OH comes on this one or OH comes on this one, because no matter where it comes you still have 4 carbons with the second carbon having the OH. अगर इस साइड पे होगा तो ये इस साइड से सेकंड कार्बन पे OH है, और अगर उस साइड पे होगा तो उस साइड पे सेकंड कार्बन पे OH है। बाकी सब तो में क्या इसमें हो रहा है सिमेट्री देखनी है सर जी? इस वाले में फर्स्ट कार्बन पे OH लग सकते हैं या सेकंड कार्बन पे OH लग सकता है। फर्स्ट एंड सेकंड की वजह से दो आइसोमर्स बनेंगे, लेकिन इसमें हमेशा सेकंड के ऊपर ही लग सकता है, थर्ड पे नहीं लग सकता। सो जिधर भी लगेगा वो सेकंड है, और इस वजह से हम उसको पिक करेंगे। दिस क्वेश्चन इज ऑन RF वैल्यू। लेट मी रिव्यू दिस। RF वैल्यू का तरीका क्या है कि आप रफ एस्टिमेट करते हो कि 0.14 का मतलब है इट इज 14% ऑफ द वे, 0.5 का मतलब है इट इज 50% ऑफ द वे टू द टॉप। तो 3 जो है वो रफली 50% है। तो आप कह सकते हो कि हाँ ये वाला है, बट अगेन आई थिंक इस इन दिस क्वेश्चन विल हैव टू एक्चुअली मेजर, क्योंकि द वैल्यूज आर रियली क्लोज, तो अंदाजे से शायद हम नहीं बता पाएंगे। फॉर एग्जांपल 0.45 और 0.5 का फर्क हम कैसे बता सकते हैं, राइट? देख के नहीं बता सकते। आई थिंक यू विल प्रॉब्ली हैव टू मेजर इट, ठीक है, और कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला याद है ना RF वैल्यू का? ओके, Dua has sent a couple of questions. Let me review them. Sorry, Dua, I just saw them.
So this question is saying that the diagram shows the structure of atoms L and M. The elements combine to form a compound. What is the mass of 1 mole of compound? अच्छा पहले हमने देखना है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा. L has 3 protons, so that is lithium. M has 8 protons, so that is oxygen. When lithium and oxygen react, they form Li2O. So Li2O का MR निकाल लें, and that is the answer for 1 mole, because 1 mole का mass हमेशा MR के mass के जितना होता है. अच्छा, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको देखते हैं. Okay. When electrolyzed using inert electrodes, which dilute solution will produce the greatest increase in mass? अब पहले हम देखते हैं कि increase in mass होता क्यों है. Increase in mass हमेशा तब होता है जब metal deposit होता है. Metal हमेशा तब deposit होता है जब या वो molten में से आए या वो less reactive than hydrogen. दो cases हैं, या वो molten में से आए या वो less reactive than hydrogen. तो ये तो सब हैं dilute solution. तो इसका मतलब है aluminum is more reactive than hydrogen, ये नहीं आएगा. Lead is more reactive than hydrogen, ये नहीं आएगा. तो हमारे पास copper is less reactive, तो copper आएगा. Silver is less reactive, तो silver भी आएगा. ठीक है, दोबारा सुन लें. Metal कब आता है? In molten situation, or if it is less reactive than hydrogen in solution. तो solution होगा तो less reactive होगा तो आएगा, और वैसे molten में आएगा. अब copper और silver में से दोनों deposit होता है. अब दो केसेस हैं. नंबर 1, लेट्स सपोज इक्वल मोल्स ऑफ कॉपर और सिल्वर आते हैं, तो वहां पर सिल्वर हैवी है, उसका एमआर ज्यादा है, एआर ज्यादा है, तो सिल्वर का मास ज्यादा होगा. बट एक और बात है, कॉपर इक्वल मोल में आ ही नहीं सकता, क्योंकि सिल्वर का चार्ज है +1, कॉपर का चार्ज है +2. सो अगर आपने 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए ना, तो कॉपर की 1 मोल बनेगी क्योंकि उसको 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन सिल्वर के 2 मोल्स बनेंगे क्योंकि उसको 1 मोल, तो सिल्वर फिर भी ज्यादा बनेगा. So whether you do a simple analysis or a more complex analysis, silver is going to win with the mass that is deposited. क्योंकि heavier है ना. Okay. Next question. Let me see. Okay. Pure copper is anode or cathode when purification? It's simple. You want it to ionize, right? Only anode ionizes. So if you want it to ionize, anode will ionize, so you put it on the anode. Okay. I think that's it. Do we need to know if a salt is acidic or basic? So you need to know it for oxides. You need to know the 4 kinds of oxides: basic, neutral, amphoteric, and acidic. तो वो 4 है. वो उसका एक सिंपल सा टेबल है, मैं बता देता हूँ. That if you have oxides, then they can be of metal or non-metal. तो अगर वो metal के हैं तो 2 cases हैं. Either it's going to be basic or it's going to be amphoteric. And in our syllabus, there's 3 that you need to remember. I'm not saying कि इसके अलावा होते नहीं हैं. इसके अलावा होते हैं, लेकिन वो आपको बता देगा अगर ऐसा हुआ. If there is some other that is amphoteric, they will tell you that it is amphoteric. But the ones that you need to remember, that those are aluminum oxide, zinc oxide, and chromium oxide. Calcium is no longer in the syllabus, so we don't need to look at that. Sorry, lead is no longer in the syllabus. Similarly, you have neutral non-metal oxides, or you can have acidic non-metal oxides. So neutral में आपको जो याद करने हैं वो है nitrogen monoxide, water, and carbon monoxide. These 3 you need to memorize. But other than that, you will assume that if it is a non-metal oxide, it's acidic, and if it is metal oxide, it's basic. So this is the idea of acidic or basic salts. इसके अलावा हमारे पास अगर किसी सॉल्ट में हाइड्रोजन आयन आ रहा है, जैसे NaHCO3 है, so that will be acidic and it will react as acid. तो वो भी एक याद रखना. SNAP is sodium, nitrate, ammonium, potassium. These are salts that are always soluble. Okay. Musfa has asked a question that after how long should we start filling out the answer sheet? I personally suggest that you transfer your answer as soon as you're done with it.
जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहें ट्रांसफर करते जाएं। हाँ, वहाँ पे बहुत पक्की लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट fill it in and finalize it at the end if you want to, if you're sure कि मेरा आंसर चेंज नहीं करना मैंने। बट ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपने उसको जब कलर करना है रिमूव भी करना पड़ सकता है, तो वहाँ पे उसको इस तरह नहीं करना कि कल को आर्कियोलॉजिस्ट को भी वो मिल जाए। ठीक है, ऑलराइट, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? ओके, सो आई गेस दिस इज इट, काफ़ी टाइम हो गया and I would suggest कि you guys get some sleep because you need to be fresh if you want to do well. So get some sleep, don't worry, read the fact sheet that I've shared with you. I'll put the link in the description of the video as well. So I'm sure कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे and I'm glad I had a good time teaching you guys. I had a good year with you guys. So all the best and take care. Allah Hafiz. Thank you, sir.